नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक विकास की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का अध्ययन किया था और हमने यह देखा था कि आधुनिकीकरण का अर्थ परंपरा को त्याग कर और ऐसी संरचनाओं के निर्माण से है जो कि विवेक पर आधारित है। यानी कि हमारी मनोवृत्ति में जब विवेक सम्मत परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन जब समाज के प्रत्येक संरचना में होते हैं तब उसे आधुनिकीकरण कहा जाता है। और यह आधुनिकीकरण जब राजनीति की संरचनाओं में भी घटित होता है, अर्थात पुरानी जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, जैसे राजा यदि राजतंत्र है तो उसके स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। राजा का जो निरंकुशता है उसके स्थान पर जनता की सहभागिता बढ़ती जाती है। विभिन्न प्रकार के नई राजनीतिक संरचनाओं का विकास होता है। इस तरह से कुल मिलाकर के विवेक पर आधारित जब संरचनाओं का निर्माण होता है और उसके अनुसार ही जब विभिन्न परिवर्तन होते हैं, राजनीतिक विकास की संकल्पना आधुनिकीकरण की संकल्पना से बहुत सारे मायनों में भिन्न है। एक बार तो यही माना गया था कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में कोई विशेष अंतर नहीं है, किंतु राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन करते हुए यह मत प्रस्तुत किया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास दो भिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं। सबसे पहले राजनीतिक विकास को व्याख्यायित करने वाला जो विचारक था वो लुसियन पाई था। लुसियन पाई को ही यह श्रेय दिया जाता है कि वह राजनीतिक आधुनिकीकरण से भिन्न राजनीतिक विकास को एक स्वतंत्र अवधारणा के रूप में स्थापित कर सका। उसने अपनी पुस्तक लिखी पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। इस पुस्तक में सबसे पहले वह उन 10 मान्यताओं की चर्चा करता है जिसे राजनीतिक विकास के रूप में समझा जाता था। यानी कि लुसियन पाई से पहले भी बहुत सारे विद्वानों ने राजनीतिक विकास के अर्थ को समझाने का प्रयास किया था, किंतु लुसियन पाई ये कहता है कि वे समस्त जो दृष्टिकोण हैं वो विभिन्न मामलों में एक पक्षीय हैं। तो पाई पहले उन्हें समझाता है, उसके बाद अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। रूपर्ट एमर्सन, लिपसेट, कोलमैन तथा कर्टराइट आदि अनेक विद्वान हैं जो राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्वापेक्षा के रूप में स्वीकार करते हैं। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि इन विद्वानों के अनुसार राजनीतिक विकास तब होता है जब आर्थिक विकास घटित होने लग जाता है। अर्थात यदि किसी देश में उन लोगों का ये कहना है कि आर्थिक विकास की धारा के बहने से पहले राजनीतिक विकास का हो जाना जरूरी है, इसलिए इनके अनुसार राजनीतिक विकास ही आर्थिक विकास को लाने वाली मूल धारा होती है। किंतु इन विद्वानों ने आर्थिक विकास के आधार पर राजनीतिक विकास को समझने का प्रयास किया है, किंतु यह बात तथ्य सम्मत नहीं है, क्योंकि लुसियन पाई ये कहता है कि बहुत सारे देशों में राजनीतिक विकास ने आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया है। इसलिए ये कहना कि राजनीतिक विकास यदि होगा तो उसके पश्चात आर्थिक विकास भी होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। रोस्टोव जैसे कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को औद्योगिक समाजों की राजनीति के रूप में परिभाषित करते हैं। अर्थात उनका कहना ये है कि एक विकास
की ओर बढ़ने वाली राजनीतिक व्यवस्था में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने की सरकार को स्वीकृति देनी चाहिए, उद्योगों को काम करने की स्वतंत्रता मिले, कानून इस प्रकार से बनाए जाएं कि नए नए उद्योग स्थापित करने में आसानी रहे, नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो कुल मिलाकर के रोस्टोव का ये कहना है कि वो ही देश राजनीतिक विकास की दृष्टि से विकसित माने जा सकते हैं जो अपने देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हैं। इसलिए एक औद्योगिक समाज में ही राजनीति विकसित हो सकती है। कुछ विद्वान, जिनमें डेविड एप्टर, गुन्नार मेर्डल तथा लर्नर आदि विद्वान हैं, वो राजनीतिक विकास को आधुनिकीकरण के ही पर्याय के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास दोनों समानार्थी हैं और वो उनका कहना ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन आदि विकसित देशों में जैसा विकास हुआ है, तीसरी दुनिया के देशों को भी उसी का अनुसरण करना चाहिए और यदि वे उनके जैसा बन जाएंगे तो उनका राजनीतिक विकास हो जाएगा। लुसियन पाई आगे बाइंडर आदि विद्वानों का उदाहरण देते हुए यह बताता है कि बाइंडर के अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ है राष्ट्र राज्य की स्थापना, अर्थात कोई भी देश राजनीतिक दृष्टि से तब विकसित माना जाएगा जब उन देशों में राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो जाए, अर्थात उन देशों में राष्ट्रीयता की भावना हो, उन देशों में देश प्रेम की भावना हो और वे एक प्रकार की जो पुरानी जातिगत, धार्मिक और अनेक प्रकार की जो निष्ठाएं हैं, उन निष्ठाओं को त्याग करके अपने देश के प्रति जब उनकी सबसे ऊंची निष्ठा उत्पन्न हो जाती है और वे अपने राज्य को ही जब सर्वोत्कृष्ट मानने लग जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि उस देश में राजनीतिक विकास हो गया है। इसलिए यह भी सांस्कृतिक दृष्टि से ही ये परिभाषा है और यह एक पक्षीय है, क्योंकि राष्ट्र राज्य का अर्थ है कि जनता के हृदय में या जनता की मानसिकता में परंपरागत निष्ठाओं में परिवर्तन के पश्चात वो निष्ठाएं देश के प्रति निष्ठा में बदलना। फ्रेडरिक्स एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने राजनीतिक विकास का अर्थ प्रशासनिक और कानूनी विकास के रूप में लिया है। इनका कहना ये है कि जब किसी देश में प्रशासन पूरी तरह से अपने परंपरागत स्वरूप को त्याग करके और आधुनिक हो जाता है, देश का नया संविधान होता है, देश के कानून जो हैं वो बिल्कुल आधुनिक हो जाते हैं और उनमें कानूनों और प्रशासन का पूरी तरह से संरचनाएं स्थापित हो जाती हैं, नौकरशाही नए नियमों और कानूनों के अनुसार काम करती है। जिस देश में कानून का शासन स्थापित हो जाता है, व्यक्ति का शासन नहीं रहता, वास्तव में वो देश ही विकसित कहलाएगा, क्योंकि जिस देश में कानून का शासन होगा, संविधान के अनुसार सब लोग कार्य करेंगे और वहाँ की नौकरशाही भी व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन नहीं करके कानून के अनुसार शासन का संचालन करेगी, वही एक विकसित राज्य हो सकता है या उसे ही हम राजनीतिक दृष्टि से विकसित देश कहेंगे। डायच तथा फॉलर्स इत्यादि विद्वानों का ये कहना है कि किसी भी देश में राजनीतिक विकास को मापने का पैमाना है वहाँ पर जन सहभागिता को जांचना, अर्थात जब लोकतंत्र की स्थापना होने के पश्चात
जब जनता अधिकाधिक राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता रखती है, वो बहुत रुचि के साथ मतदान करने के लिए प्रेरित होती है, वह राजनीतिक मामलों में रुचि लेती है, वह निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता रखती है, वो राजनीतिक व्यवस्था से अपने लिए मांग करते हैं और अपने राजनीतिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो इस तरह से जितना ज़्यादा राजनीतिक सहभागिता जनता की बढ़ेगी, उतना ही राजनीतिक विकास हो सकेगा। आमंड और कोलमैन ने राजनीतिक विकास को लोकतंत्र के पर्याय के रूप में स्वीकार किया है और उनका ये कहना है कि तीसरी दुनिया के देश अधिकांशतः परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देश हैं और जब इन देशों में नए संविधानों के अंतर्गत लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है और लोकतंत्र के जो प्रतीक हैं, नियमित निर्वाचन होना, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करना, जनता की भावनाओं और जनता के मत के अनुसार कार्य करना, लोक कल्याण के लिए काम करना, तो इस तरह से जब ये सब चीज़ें लोकतंत्र की ये सारी संरचनाएं स्थापित हो जाती हैं तो उसे हम राजनीतिक विकास कहेंगे। एक मत आता है कि राजनीतिक विकास उसे कहते हैं जब किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व आ जाता है और जब परिवर्तन होते हैं तो वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से होते हैं। और इसका अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मान लिया कि किसी भी राजनीतिक या किसी भी देश में एक अधिनायक ने या एक तानाशाह ने यदि सत्ता प्राप्त कर ली है और वो पूरी तरह से राजनीति उसके नियंत्रण में है, जनता उसके नियंत्रण में है, तो और वो जैसा चाहे वैसा सुव्यवस्थित परिवर्तन करता है तो उसे राजनीतिक विकास कहेंगे। राजनीतिक विकास शक्ति संगठन के प्रदर्शन के रूप में, इसकी मान्यता ये है कि किसी भी देश में विकास तब माना जाएगा जब सरकार के पास अधिकाधिक शक्ति एकत्रित होती चली जाएगी और वह सरकार उस शक्ति का प्रदर्शन करने में भी सक्षम होगी। इसलिए यहाँ राजनीतिक विकास को शक्ति के केंद्रीकरण के रूप में देखा जाता है। शक्ति के जो परंपरागत केंद्र हैं वहाँ से, जैसे कि जाति है, धर्म है, कबीले हैं, उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी शक्तियाँ निकल कर के कानून के द्वारा सरकार के रूप में केंद्रीकृत हो जाती हैं। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे उस देश का राजनीतिक विकास हो गया। और अंतिम है जो कि आमंड और कोलमैन तथा आइजनस्टार्ट जैसा मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की बहुकारकीय व्याख्या के रूप में राजनीतिक विकास को समझा जाना चाहिए। अर्थात राजनीतिक विकास का तात्पर्य है कि सभी दिशाओं से समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतनी प्रकार की विविधताएं होती हैं और उन सभी दिशाओं में एक साथ जब परिवर्तन आता है तब हम कहेंगे कि राजनीतिक विकास हो गया। किंतु लुसियन पाई इन सब का वर्णन करके यह कहता है कि ये सब अवधारणाएं एक पक्षीय हैं और ये या तो यह मानती हैं कि किसी भी देश में आर्थिक विकास के होने को ही राजनीतिक विकास मानना चाहिए, या वो ये मानती हैं कि आधुनिकीकरण को ही राजनीतिक विकास मान लेना चाहिए, अथवा इनके लिए ऐसा हो सकता है कि यदि किसी भी देश का यदि कोई तानाशाह उस देश में अपना नियंत्रण स्थापित कर ले और किसी भी प्रकार के क्रांतियों को रोकने की यदि क्षमता उत्पन्न कर लें, तो इस प्रकार से ये सभी जो ऊपर बताई हुई जो 10 विशेषताएं हैं उनको लुसियन पाई खारिज कर देता है और वो ये कहता है कि इन सब के मूल में स्थित राजनीतिक विकास कुछ अन्य होता है
और राजनीतिक विकास में 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं या विशेषताएं सम्मिलित रहती हैं और इनको वह 3 क्रम से ही वर्णन करता है। पहला है समानता, दूसरा है क्षमता और तीसरा है विभिन्नीकरण। अब ध्यान ये रखना है लुसियन पाई के अनुसार कि तब राजनीतिक विकास होगा जब सबसे पहले समानता आएगी, उसके बाद में समानता के साथ ही क्षमता आएगी और क्षमता के साथ साथ विभिन्नीकरण आएगा। ऐसा नहीं होना राजनीतिक विकास को विपरीत दिशा में भी ले जाएगा। यानी कि समानता का तात्पर्य अब हम समझें क्या होता है। समानता का अर्थ है संपूर्ण जनसंख्या के स्तर पर इसको समझ लेना चाहिए। अर्थात जब भारत की यदि बात करें, चर्चा करें, या किसी भी देश की जनसंख्या में बहुत सारे धर्मावलंबी रहते हैं, बहुत सारे आर्थिक स्तरों वाले लोग रहते हैं, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं, विभिन्न रंगों के लोग होते हैं, विभिन्न जातियां होती हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग होते हैं, किंतु इन सभी आधारों पर जब जनता में असमानता के स्थान पर समानता स्थापित हो जाए, अर्थात कानून के सामने संपूर्ण जनता यदि समान मानी जाए, कानून सब लोगों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करे और कानून सबको जो लाभ हैं वो समान रूप से जनता में बंटे, यानी कि जनता के स्तर पर विभिन्न आधारों पर विभिन्नता को खारिज कर दिया जाना चाहिए और यह माना चाहिए कि राज्य के लिए जनता सारे लोग एक समान हैं और सभी लोगों को राजनीति में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सहभागिता के अवसर मिलने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम लुसियन पाई ये कहता है कि राजनीतिक विकास की ये पहली शर्त है। जब ये पहली शर्त पूरी हो जाती है तो इसके बाद या इसके साथ साथ भी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता आनी चाहिए उस देश में, उसका क्षमता निर्माण। क्षमता का तात्पर्य ये है कि जो सरकार है, यहाँ पर सामान्य व्यवस्था का अर्थ है सरकार, क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाला जो अंग होता है वो सरकार होता है। तो सरकार के स्तर पर क्षमता होनी चाहिए, यानी कि जो विभिन्न कार्य हैं, राजनीति के कार्य, राजनीतिक मामले, उनका उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। जो विभिन्न समस्याएं जनता की तरफ से आएंगी, उन समस्याओं का समाधान करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाए। यदि किसी भी मामले में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है और उन विवादों पर नियंत्रण करने की क्षमता उत्पन्न हो जानी चाहिए। अर्थात क्षमता का तात्पर्य सरल शब्दों में मात्र इतना सा है कि राजनीतिक व्यवस्था या सरकार के पास पूरी शक्ति हो और पूरी संसाधन हो और उसके पास में इन शक्ति को और संसाधनों को लागू करने की पूरी समझ भी हो, ताकि समस्याएं उत्पन्न ही ना हो, और यदि समस्याएं उत्पन्न भी होती हैं तो तुरंत उनका समाधान करके उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। ये क्षमता प्राप्त कर लेने के बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है राजनीतिक विकास की लुसियन पाई के अनुसार, वो है विभिन्नीकरण। विभिन्नीकरण नाम से ही पता चलता है कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए। और जब विभिन्नीकरण नहीं होता तब क्या होता है कि राजा, एक व्यक्ति राजा होता है, वो ही कानून बना लेता है, वो ही कानूनों का पालन करवा लेता है और वही व्यक्ति न्याय भी करता है, वही व्यक्ति दंड भी देता है, वही व्यक्ति सेनापति भी होता है, वो युद्ध में लड़ने के लिए भी राजा ही जाता है, वही व्यक्ति उपाधियों का वितरण भी करता है, वही व्यक्ति धार्मिक कार्यों का भी अग्रणी होता है। अर्थात सारे काम एक ही व्यक्ति करता है, तो सभी कार्यों को वो कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। और यदि हर काम को करने के लिए विशेष योग्यता प्राप्त अलग अलग व्यक्ति करेंगे
तो उसमें कार्यों को करने में कुशलता आएगी। तो यहाँ पर कहने का अर्थ इतना ही है कि राजनीतिक व्यवस्था में भी अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग संरचनाएं बन जानी चाहिए या संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बन जानी चाहिए, और उन कार्यों को करने के लिए भी उसी काम के लिए विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति भी हों। अर्थात कानून बनाने वाले लोग अलग प्रकार की योग्यताओं के होते हैं, कानूनों को लागू करने के लिए अलग प्रकार की योग्यताओं वाले व्यक्ति चाहिए, और कानूनों का न्याय का काम करने के लिए विशेष योग्यता प्राप्त न्यायाधीश होने चाहिए। राजनीतिक दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के कामों को करने के लिए जितनी अधिक संरचनाएं बनेंगी और वो अपने अपने स्तर पर केवल अपना काम करेंगी, तो इससे संरचनात्मक विभिन्नीकरण होगा, यानी कि प्रत्येक काम को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा करना, सभी कार्य एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं करे। जब ऐसा होगा तो प्रकार्यात्मक विशेषीकरण आएगा। प्रकार्यात्मक विशेषीकरण का अर्थ है कुशलता के साथ अपने काम को करना। यदि हम देखते हैं कि आजकल इतना अधिक कुशलता का समय आ गया है कि हम यदि कान की कोई बीमारी होती है तो उसको दिखाने के लिए हम सामान्य डॉक्टर के पास नहीं जाते और हम इसी कान के डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि आँखों की बीमारी है तो उसके लिए आँखों का इलाज करने वाला अलग डॉक्टर है। ऐसा आजकल नहीं होता है कि एक ही डॉक्टर पूरे शरीर का इलाज कर दे। ठीक यही बात राजनीतिक व्यवस्था पर भी लागू होती है कि हर काम करने वाला, हालांकि है तो राजनीति ही, लेकिन राजनीति में भी इतनी तरह के भिन्न भिन्न काम होते हैं जिन्हें करने के लिए विशेषीकरण की आवश्यकता होती है। और तीसरा इसी में जुड़ा हुआ है कि विभिन्नीकरण है, विशेषीकरण है, किंतु फिर भी वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनमें इतना सामंजस्य होना चाहिए कि वे यह समझ सकें कि उनके कार्यों का प्रभाव दूसरे संरचनाओं पर क्या पड़ेगा। अर्थात यदि कान में बीमारी हो गई है तो कान के डॉक्टर को पता होना चाहिए कि उसका असर आँख पर गलत पड़ सकता है, या यदि आँख में कोई बीमारी है तो उसका असर किसी अन्य अंग पर क्या होगा और उसको कैसे दूर किया जाए। अर्थात विभिन्नीकरण के साथ विशेषीकरण और इन दोनों में सामंजस्य। इस तरह से राजनीतिक विकास की अवधारणा को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले लुसियन पाई ने प्रस्तुत किया था, और लुसियन पाई के इस अध्ययन के पश्चात तो राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले लोगों का तांता सा लग गया, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से राजनीतिक विकास को समझने का और नए तरह से समझाने का प्रयास किया था। उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।